और बढ़िया। पिछले 2 वीडियो के अंदर में पॉलिनेशन वाले हमने देखा था कि पॉलिनेशन जो है वो क्या होता है, किस टाइप का होता है, क्या कुछ अडेप्टेशन होते हैं और सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पर पॉलिनेशन कितने टाइप का हो सकता है। हमने सोर्स ऑफ पॉलिनेशन के बेसिस पर 2 टाइप के पॉलिनेशन मेनली देखे थे, ऑटोगेमी एंड एलोगेमी। एलोगेमी जिसे जीनोगेमी कहते थे, क्रॉस पॉलिनेशन, एंड सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी। उसके अलावा एक और टाइप था जिटोनोगेमी, लेकिन हम जिटोनोगेमी के बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करने वाले हैं। जिटोनोगेमी एक स्पेशल केस था जहाँ पर हमने देखा था कि फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन की तरह नज़र आता था, लेकिन जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन था। तो कहने का मतलब ये है कि मेनली 2 तरीके के पॉलिनेशन होंगे सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पर, ऑटोगेमी एंड मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात ये आती है कि प्लांट की टेंडेंसी क्या होती है कि वो किस तरीके का जो पॉलिनेशन होगा वो प्लांट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर हम नेचर में देखें, इसके लिए हमें बायोलॉजी को समझना होगा कि आखिर पॉलिनेशन जो हो रहा है, जो गैमेट का फ्यूज़न हो रहा है, उसमें किस तरीके के पॉलिनेशन करने में प्लांट को ज़्यादा फ़ायदा है। अब जहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन के भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान होते हैं। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन के फ़ायदों की बात कर लें तो सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि वहाँ पर पॉलन ग्रेन का लॉस नहीं होता और प्लांट को किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं होना होता है कि उसका पॉलन ग्रेन आएगा तो प्लांट फर्टिलाइज होगा। उसके पास खुद के ही पॉलन ग्रेन है और खुद का ही स्टिग्मा है और वो खुद से ही पॉलिनेशन कर लेता है आसानी से, जो भी प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर अगर ऐसा होता तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे हम एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल में ऐसा क्यों नहीं होता है, एनिमल बाइसेक्सुअल क्यों नहीं होते और वो खुद से ही क्यों नहीं रिप्रोडक्शन कर लेते। इससे तो अच्छा होता कि गैमेट को हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती और गैमेट का लॉस भी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर में कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। अब इसके अलावा पहले हम इसके नुकसान की बात करें, उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के हमने फ़ायदे की बात करी कि वहाँ पर पॉलन ग्रेन का लॉस नहीं होता है, साथ ही उनको दूसरे किसी प्लांट बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं होना होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का नुकसान क्या हो जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन का नुकसान यही हो जाता है जो सेल्फ पॉलिनेशन का फ़ायदा है कि यहाँ पर गैमेट का लॉस हो जाता है, पहली बात काफ़ी ज़्यादा, और इनको दूसरे किसी प्लांट बॉडी पर डिपेंडेंट होना होता है। लेकिन अगर हम फ़ायदे की बात कर लें तो फ़ायदा यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में ज़्यादा है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि चूंकि अलग अलग पेरेंट बॉडी से मिलकर ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जेनेटिक कॉम्बिनेशन या जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन वाले में, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में खुद के ही प्लांट का, खुद के ही बॉडी का मेल गैमेट भी होता है और खुद के ही बॉडी का फीमेल गैमेट भी होता है। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन एज कम्पेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन काफ़ी कम होते हैं। जेनेटिक वेरिएशन होंगे चूंकि वो एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन के कंपैरिजन में तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन कम होता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि और क्या कुछ नुकसान होगा, तो यहाँ पर एक और नुकसान जो सबसे बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, वो ये कि इसके अंदर में रिसेसिव कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने जेनेटिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और अगर आपको ये आइडिया है कि डोमिनेंट अलील क्या होते हैं और रिसेसिव अलील क्या होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं, तो आपको ये चीज़ें आप इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार हो, अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर बार बार होता है, तो वहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो अब आप कहेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर आते हैं तो आने दो। बहुत सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो रिसेसिव वाले हमारे अंदर ट्रेट होते हैं और बहुत सारे डोमिनेंट वाले होते हैं। अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हों ठीक है, नहीं समझ में आ रही हों आप बस सुनते चलना, आगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स में वापस से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो थोड़े से ज़्यादा एक्सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमको जेनेटिक्स समझना पड़ेगा। तो जेनेटिक्स चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के अंदर में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को वापस से डिस्कस करेंगे। साथ ही चैप्टर 9 जो है अपना स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है और इसके क्या लॉसेज होते हैं बेसिकली। तो हम वहाँ पर भी एक बार फिर से बात करेंगे। फिलहाल अगर हम समझ लें कि सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है तो रिसेसिविटी बढ़ती है, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं। और रिसेसिव कैरेक्टर के ज़्यादा आने से नुकसान ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जितने भी हार्मफुल कैरेक्टर्स होते हैं वो सब रिसेसिव अलील के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जितना ज़्यादा सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, हार्मफुल कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के चांसेस उतने ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए हमको जेनेटिक्स को समझना पड़ेगा, जो कि हम लोग समझेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए आपको बस इतना से याद रख लेना है कि क्या भूल गया, ये याद रख लेना है अपने को
कि जो कुछ भी अगर मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर बार बार होता है तो उसकी वजह से रिसेसिव कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं और हार्मफुल कैरेक्टर बेसिकली ज़्यादा आते हैं। रिसेसिव वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप समझना कि हार्मफुल कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में हार्मफुल कैरेक्टर गायब हो जाते हैं। तो हार्मफुल कैरेक्टर जो ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर के अंदर में इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग करने की वजह से या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने की वजह से, इसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक टर्म आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का मतलब आप समझते हैं नीचे जाना, है ना, मतलब खराब सेंस के अंदर में हम लोग यूज़ करते हैं, बैड सेंस में यूज़ करते हैं। और इनब्रीडिंग, अब यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर दो टर्म यहाँ पर निकलकर सामने आता है, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्लोज रिलेशन में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना इनब्रीडिंग कहेंगे, और जो कि डिस्टेंटली रिलेटेड है, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है जो जिसका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं आउटब्रीडिंग। तो यहाँ पर जब क्लोज रिलेशन में हो रहा है, अब जैसे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट भी अपनी बॉडी का, फीमेल गैमेट भी अपनी बॉडी का, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन हो गया, यानी कि वो एक टाइप का क्या होगा, इनब्रीडिंग। और इसी वजह से उसकी वजह से जो कुछ भी नुकसान होता है उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आई होप समझ में आई होगी बात। मतलब कहने का ये है ऑल इन ऑल कि जितना ही ज़्यादा सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा उसकी वजह से हार्मफुल कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे और इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। सिंपल है। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसको कम करना चाहेगा प्लांट, भले ही पॉलन ग्रेन का लॉस हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन हार्मफुल कैरेक्टर नहीं आने चाहिए। इसका मतलब प्लांट जो है उसकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउट ब्रीडिंग करी जाए, मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया जाए, ठीक है, यानी कि पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो के क्रॉस पॉलिनेशन हो। और क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट क्या कुछ अडेप्टेशन करता है अपनी बॉडी में, हम उसी चीज़ के बारे में आज इस टॉपिक के अंदर में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर टोटल 6 कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आउट ब्रीडिंग करने के लिए प्लांट जो है वो क्या कुछ तिकड़म लगाता है। तो इसे हम कहते हैं, हेडिंग दे देंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यानी कि आउट ब्रीडिंग करने के लिए प्लांट जो है क्या कुछ चीज़ें करता है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं और अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए, कि क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको फेवर करने के लिए प्लांट जो है वो क्या कुछ अडेप्टेशन करता है अपनी बॉडी के अंदर में, उसको हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर में, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस टॉपिक के अंदर में एक मेन पॉइंट हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं सामा करके कि कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, अगर बार बार लगातार एकदम अगर सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता रहा तो उसकी वजह से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ हार्मफुल कैरेक्टर ड्यू टू इनब्रीडिंग इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाला जो टॉपिक है मैंने आपको बताया कि चैप्टर 9 स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसका जो बेस है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या रीज़न होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जेनेटिक्स के अंदर में, ठीक। अब यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं प्लांट के अंदर में, कौन कौन से अडेप्टेशन होंगे, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो पहला जो तरीका होता है वो होता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होगा कि स्टामेन और जो कार्पेल होते हैं, स्टामेन एंड कार्पेल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। ये जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर में हम लोग ये जो एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं,
ये सीधा सीधा आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सिंपल एक क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आएगा। तो आज का अगर लेक्चर आपने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देख लिया तो बोर्ड एग्जाम के अंदर में आपको 5 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे डाइकोगेमी। और आपको ये 6 नाम ही बताने होते हैं, ठीक है। आपको बोल दिया जाएगा कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को आपको एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग बस ये 6 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस 6 तरीके यहाँ पर बता देंगे। तो अब प्लांट जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उसको रोकने के लिए क्या करेगा। तो अगर प्लांट के अंदर में स्टामिन भी बन रहा है, कार्पेल भी बन रहा है, दोनों चीज़ें अगर बन रही हैं तो प्लांट चाहेगा कि वो दोनों अब आपस में फ्यूज़ भी हो सकते हैं। तो वो दोनों को क्या करेगा कि एक स्टामिन जो है वो अलग टाइम पर मैच्योर हो, कार्पेल अलग टाइप पे मैच्योर हो। तो अगर स्टामिन पहले मैच्योर हो गया कुछ महीने में, जनवरी फरवरी के अंदर में अगर स्टामिन मैच्योर हो रहा है किसी एक प्लांट का, तो उस वक्त पे उसी प्लांट का कार्पेल मैच्योर नहीं है। और जब उसी प्लांट का कार्पेल मैच्योर नहीं है तो अगर पॉलिनेशन हो भी गया तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इस चीज़ से प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब कार्पेल मैच्योर रहेगा तो स्टामिन नहीं, स्टामिन मैच्योर रहेगा तो कार्पेल नहीं। फिर आप कहोगे कि फिर सर इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप। मतलब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, एक प्लांट लगा हुआ है गार्डन में, दूसरा प्लांट लगा हुआ है गार्डन में, सेम स्पीसीज का, लेकिन इसका कार्पेल पहले मैच्योर हो गया, इसका स्टामिन पहले मैच्योर हो गया है। अलग अलग प्लांट अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गन को मैच्योर करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक महीने के अंदर में उस स्पीसीज के जितने भी प्लांट थे वो सब का स्टामिन मैच्योर हो रहा है, तब तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। फिर फरवरी आई तो फरवरी के अंदर में फिर सबका कार्पेल मैच्योर हो गया, पहले स्टामिन मैच्योर हुआ था। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि रैंडमली कोई प्लांट जो है अपना स्टामिन मैच्योर कर लेंगे, कोई कार्पेल मैच्योर कर लेंगे, वो सब जीन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकोगेमी। और याद करिए जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे चैप्टर 1 के अंदर में, वहाँ पर हमने इस चीज़ को डिस्कस भी करा था। 2 कंडीशन होती है, प्रोटैंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटैंड्री मैंने आपको बताया था कि प्रोटैंड्री एंड्रो वर्ड मेल के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटो या फर्स्ट। तो मेल मैच्योर, मेल गैमेट अगर पहले मैच्योर हो जाता है, यानी कि स्टामिन अगर पहले मैच्योर हो जाएगा तो प्रोटैंड्रस कंडीशन कहेंगे, और अगर कार्पेल में पहले मैच्योर हो जाएगा तो प्रोटोगाइनी कंडीशन कहेंगे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के अंदर में आपको लिंक मिल जाएगा चैप्टर 1 का और उस वीडियो का, वो आप जाकर वहाँ पर देख लेना, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो जाता है कि प्लांट क्या करे कि अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर आता है हेट्रोस्टाइली, होमोस्टाइली एंड हेट्रोस्टाइली। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, स्टाइली का मतलब लेंथ या स्टाइलस या हाइट, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो हेट्रोस्टाइली का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट हाइट, मतलब स्टामिन और कार्पेल अगर एक ही प्लांट में होंगे भी तो वो क्या होंगे कि अलग अलग हाइट पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि स्टामिन एंड कार्पेल present at different height, present at different height। तो डिफरेंट हाइट पर अगर डिफरेंट पोजीशन पर अगर एंथर और स्टिग्मा या स्टामिन और कार्पेल अगर प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि उनके अंदर में आसानी से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। जैसे आप मानकर चलें कि जो पॉलन है वो क्या है कि एक अलग हाइट पर प्रेजेंट है, वो नीचे नीचे प्रेजेंट है, और स्टिग्मा यहाँ पर ऊपर ऊपर में प्रेजेंट है। तो स्टिग्मा अगर ज़्यादा ऊपर प्रेजेंट है, ये पॉलन नीचे प्रेजेंट है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन का उड़ के यहाँ से यहाँ तक पहुँचना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर क्या होगा कि सेम हाइट पर प्रेजेंट रहेंगे तो पॉलन ग्रेन हल्की भी हवा बही तो यहाँ का पॉलन जो है वो स्टिग्मा पर जा सकता है। लेकिन अगर अलग अलग हाइट पर प्रेजेंट होंगे तो इनके पॉलिनेशन होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे। हम ऐसी बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये बिल्कुल 100% होगा ही सही, लेकिन प्लांट ये तरीके अपनाता है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन से बच सके, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सके। आप ये 2 रीज़न हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं, हम टोटल 6 अलग अलग कंडीशन की बात करने वाले हैं। ये सबसे पहले आप लिखेंगे। अब डाइक्लाइनी, थर्ड आता है डाइक्लाइनी। अब क्या है इसके अंदर में, जैसे अब आप कहोगे कि सर इतनी सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्लांट ऐसा करे कि उसका फ्लावर यूनिसेक्सुअल ही हो जाए तो क्या दिक्कत हो, है ना। कि इतना क्या तिकड़म करना है कि एक ही फ्लावर के अंदर में वो अलग अलग हाइट पर हैं, या एक कभी मैच्योर हो रहा है दूसरा कभी मैच्योर हो रहा है। अरे अगर एक फ्लावर के अंदर में सिर्फ एक ही गैमेट बने तो क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी एक तरीका होता है, डाइक्लाइनी कंडीशन कहते हैं उसे, और इसे ही बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। आप याद रखना ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये आपको एज सच ऐसे ही पूछे जाएंगे।
तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ याद रख लेना है अपने को सिर्फ यूनिसेक्सुअलिटी, नहीं, आपको यूनिसेक्सुअलिटी के बजाय डाइक्लाइनी वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों टर्म याद रखने होंगे और दोनों का मतलब क्या होता है वो भी आपको याद रखना होगा। बात आ रही है समझ में? तो आपको डाइक्लाइनी वर्ड भी याद करना है, यूनिसेक्सुअलिटी भी याद करना है। कि डाइक्लाइनी का मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब कि ओनली वन गैमेट will be formed in each फ्लावर। एक फ्लावर के अंदर में सिर्फ एक ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। और ऐसा हमको देखने को मिलता है एग्जाम्पल कैस्टर। इससे पहले एक और चीज़ की अगर हम लोग बात कर लें कि जैसे अगर एक फ्लावर के अंदर में क्या हो रहा है कि केवल एक ही गैमेट बन रहा है, मतलब अभी हम ऐसा नहीं कह रहे कि उस प्लांट के अंदर में एक ही गैमेट बन रहा है, नहीं, एक ही प्लांट में एक मेल फ्लावर बन रहा है और एक फीमेल फ्लावर बन रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर चांसेस जो हैं वो कम है किस चीज़ के, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के, है ना, कि एक ही फ्लावर के अंदर में उसी का मेल गैमेट उसी का फीमेल गैमेट से फ्यूज तो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर जिटोनोगेमी हुआ, एक कंडीशन ये भी तो थी जिटोनोगेमी, तो इस प्लांट का इस फ्लावर से इस फ्लावर के अगर ऊपर भी पॉलिनेशन अगर हो गया, अगर पॉलिनेशन चला गया तो ठीक है, यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, ऑटोगेमी तो नहीं हो रहा, लेकिन जिटोनोगेमी तो हो रहा है। और जिटोनोगेमी के अंदर में जानते हैं कि वो क्या होता है, जेनेटिकली अगर हम लोग बात करें तो वो एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है। मतलब जेनेटिकल बेसिस पर, जेनेटिक के बेसिस पर अगर हम देखें तो सेम ही है, गैमेट जेनेटिकली तो सेम है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन गैमेट का सेम है, तो यहाँ पर तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो इसका मतलब इट कैन प्रिवेंट क्या, प्रिवेंट ऑटोगेमी। ये ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैन नॉट प्रिवेंट जिटोनोगेमी। तो यहाँ पर जिटोनोगेमी को ये प्रिवेंट नहीं कर सकता। हाँ, ऑटोगेमी जरूर प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन जिटोनोगेमी को प्रिवेंट ये नहीं कर सकता। तो ये एक पॉइंट आ जाता है। इसके अंदर में हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, फिर आपको कहोगे फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ठीक है, यहाँ पर जिटोनोगेमी हम कह रहे हैं कि हो सकता है, ऑटोगेमी तो नहीं होगा लेकिन जिटोनोगेमी हो सकता है। तो कुछ हद तक तो फ़ायदा हुआ ना, कि हाँ ठीक है, उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ हद तक यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन तो रुक ही गया है। और एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो दो एग्जाम्पल आते हैं, कैस्टर, मेज़, और भी हैं बहुत सारे। तो कैस्टर और मेज़ जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर में हमको डाइक्लाइनी या फिर यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिलता है। आप जल्दी से इसे नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया होगा। फोर्थ, हर्कोगेमी। फोर्थ कंडीशन आती है हर्कोगेमी। ठीक, तो यहाँ पर आ जाता है फोर्थ, हर्कोगेमी। और हर्कोगेमी कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल बैरियर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा के बीच में मॉर्फोलॉजिकल बैरियर होगा। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब फिजिकल बैरियर होगा कुछ ना कुछ। मतलब एंथर यहाँ है, स्टिग्मा यहाँ है, और इसके बीच में एक बड़ा सा लीफ प्रेजेंट है, पत्ती है। तो लीफ अगर इन दोनों के बीच में है, एंथर इधर स्टिग्मा इधर, इन दोनों के बीच में अगर लीफ है तो एंथर से स्टिग्मा की तरफ में पॉलन ग्रेन आसानी से ट्रांसफर हो भी नहीं पाएगा। तो एक ही प्लांट पर भी हो कोई दिक्कत नहीं, एक ही हेटेरोस्टाइली कंडीशन भी नहीं हो, होमोस्टाइली हो, मतलब एक ही हाइट पर भी हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में चूंकि क्या है, एक लीफ हो सकता है, वहाँ पर कोई एक ब्रांच हो सकती है, तो मतलब एक मॉर्फोलॉजिकल बैरियर होगा। और अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हर्कोगेमी। एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है कैस्टर प्लांट के अंदर में। तो कैस्टर के अंदर में ये हमको सबसे आसानी से देखने को मिलता है। कैस्टर नहीं, कैस्टर और मेज़ जो एग्जाम्पल था वो इसमें नहीं आता, कैस्टर वाला एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है ऑर्किड प्लांट के अंदर में। तो ऑर्किड प्लांट के अंदर में हमको आसानी से ये जो है कंडीशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन, डायोसी कंडीशन। अब ये वर्ड आपने सुना है, डायोसियस। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। ठीक है,
डायोसियस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, मतलब प्लांट जो है वही अगर यूनिसेक्सुअल हो जाए, मतलब छोड़ो मारो गोली, यहाँ पर जिटोनोगेमी को भी हमको नहीं होने देना है। मतलब हम तो ये ऐसा कह रहे थे कि एक प्लांट है जिसके अंदर में एक फ्लावर सिर्फ मेल गैमेट बन रहा है, एक फ्लावर में फीमेल गैमेट बन रहा है, तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जा रहा है, लेकिन जिटोनोगेमी तो हो ही सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि प्लांट क्या करे, कि प्लांट की एक ऐसी स्पीसीज जिसका मेंबर क्या करे कि सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट एक प्लांट पर बने, यानी कि प्लांट कैसा हो, डायोसियस हो। हमने पपाया और बहुत सारे एग्जांपल देख रखे हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर में, तो आप चैप्टर फर्स्ट का जो पूरा प्लेलिस्ट है वो आप देख लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, बहुत सारी जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो एक प्लांट है और प्लांट के अंदर में क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही गैमेट बन रहा है, आइदर मेल आइदर फीमेल, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर डायोसियस कंडीशन कही जाती है। ठीक है, और ये क्या करेगा कि इट कैन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। तो ये क्या करता है, ऑटोगेमी से भी प्रिवेंट कर लेता है और जिटोनोगेमी से भी प्रिवेंट कर लेता है। और हमने देखा था पपाया के अंदर में ऐसा हमको देखने को मिला था, पपाया का जो प्लांट होता है उसके अंदर में क्या होगा कि डायोसियस कंडीशन जो है वो हमको देखने को मिलती है। तो डायोसियस कंडीशन के अंदर में हम लोग क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे कि मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्ड ऑन 2 डिफरेंट प्लांट्स। और 6th कंडीशन, लास्ट कंडीशन जो आती है वो आती है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी मतलब सेल्फ का मतलब खुद के लिए, इनकॉम्पैटिबल होना। इनकॉम्पैटिबल कहने का मतलब कि उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं होना, समझ रहे हो, इनकॉम्पैटिबल। इनकॉम्पैटिबल का मतलब जैसे कोई एक, हम क्या कह सकते हैं, जैसे कोई एक स्लॉट होता है जिसके अंदर में जैसे कि चाबी होती है और लॉक होता है, तो लॉक के अंदर में जब हम लोग की लगाते हैं तो की जो होता है उसके लिए एकदम बिल्कुल कॉम्पैटिबल होता है, एडजस्टेबल होता है, वो आसानी से कॉम्पैटिबल होगा तो वो उस की के साथ वो लॉक खुल जाता है। तो इनकॉम्पैटिबल मतलब वो कॉम्पैटिबल होना, और इनकॉम्पैटिबल होना मतलब उसके अकॉर्डिंग एडजस्टेबल नहीं होना। तो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी प्लांट क्या करता है कि ये एक जेनेटिकल मेथड होता है जिसके अंदर में क्या होगा, हम साथ साथ लिखते चलेंगे, इट इज अ जेनेटिकल मेथड इन विच pollen grain cannot germinate on stigma of the same plant। सेम प्लांट के स्टिग्मा पर उसी के खुद का जो पॉलन ग्रेन होगा वो जर्मिनेट नहीं होगा। ये जो जेनेटिकल मेथड के द्वारा रेगुलेट किया था, इट इज़ अ जेनेटिकल मेथड इन विच पॉलन ग्रेन कैन नॉट जर्मिनेट, है ना, कैन नॉट जर्मिनेट, पॉलन कैन नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। मतलब कि चलो सब कुछ मान लिया कि एक प्लांट है, उसी पर मेल गैमेट भी बन रहा है, फीमेल गैमेट भी बन रहा है, एक से ही साथ बन रहे हैं, एक ही फ्लावर में बन रहे हैं, और मॉर्फोलॉजिकल बैरियर भी नहीं है, हेटेरोस्टाइली भी नहीं है, मतलब अलग अलग हाइट पर भी नहीं है, सेम हाइट पर है, सब कुछ है। लेकिन ये प्लांट क्या करते हैं कि इन सभी चीज़ों से उनको कोई भी लेना देना नहीं होता है। उनके अंदर में एक ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन ही होता है जिसकी वजह से क्या होगा कि उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन अगर उसकी स्टिग्मा पर गिर भी गया तो वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कुछ ये जो कंडीशन होती है वो क्यों जर्मिनेट नहीं हो पाता, तो इस चीज़ को रेगुलेट किया जाता है कुछ जीन्स के द्वारा, और इसी वजह से ये उसके ऊपर में जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लें तो जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो आता है टोबैको, और साथ में मतलब मेन एग्जाम्पल जो है, और इसको जो है आपको चैप्टर 5 के अंदर में जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इस चीज़ पर भी डिस्कशन करेंगे कि टोबैको के अंदर में ये जो काम है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी वाला वो किस तरीके से किया जा सकता है, कौन से जीन होते हैं, क्या कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनकी वजह से यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो फिलहाल इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर के अंदर में हमको उसके जेनेटिक्स के अंदर में और उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है कि वो कैसे होता है, क्या होता है। बस हमको इतना सा याद रखना है कि ये एक ऐसा तरीका है प्लांट का जहाँ पर उसी के खुद का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर में जर्मिनेट नहीं हो पाता है। इट इज़ अ जेनेटिकल मेथड इन विच पॉलन ग्रेन कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। एग्जाम्पल में हो जाएगा टोबैको, ठीक है, टोबैको एक मेन एग्जाम्पल आता है।
उसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल के अंदर में होते हैं, बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। आप इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपने लिख लिया होगा, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बिल्कुल 5 नंबर में पूछा जाएगा और आपको ये पूरे के पूरे ये 6 पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर में लिख के डिस्कस करने होंगे और आपको पूरा का पूरा 5 नंबर बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आ गया होगा तो वही आपको पता है क्या कुछ करना है। और हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखा है पिछली वीडियो के अंदर में भी शायद, कि 10th क्लास का भी वीडियो जो है वो जल्दी आ रहा है। तो आप सभी आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन पड़ोसी जो कुछ भी होंगे, आप उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और बता दें कि 10th क्लास का वीडियो जल्दी आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस, थैंक यू।